आज़ादी के बाद कश्मीर की खूबसूरत वादियां भारत के हिस्से आई तो ज़रूर, मगर उसके साथ आई अलगाववाद की बर्फ, जिसे हम आज तक पिघला नहीं पाए। इस जन्नत के हाथ से निकलने की जलन में पाकिस्तान रंग में भंग डालने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। जब उधर से गर्म हवाएं बढ़ती हैं तो कश्मीर की बर्फ पिघलने के बजाय और जमने लगती है। फिर हम संविधान की किताब खोलकर बैठ जाते हैं। 370 और 35A जैसी धाराएं गिनने लगते हैं। अभी देश में कश्मीर पर बिल्कुल साफ राय रखने वाली एक मजबूत सरकार दिल्ली में बैठी है और अपनी ही ताकत देकर श्रीनगर में भी सरकार चलवा रही है। ऊपर ऊपर हवा तो इस बार भी गर्म है, मगर बर्फ की तासीर क्या कहती है? आज आवाज अड्डा में इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक नजर वादी के ताजा हालात पर। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल फुल एक्शन में है। इस साल 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। जाहिर है आतंकवादियों पर दबाव बढ़ा है। आतंकवादियों का सैद्धांतिक समर्थन करने वाली हुर्रियत के नेताओं पर भी पहली बार बड़ा एक्शन किया जा रहा है, वो भी NIA के जरिए। ऐसा लगता है कि बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रही मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी अब सहज नहीं है और हुर्रियत पर सख्ती और धारा 35A में छेड़छाड़ के नाम पर बागी तेवर दिखा रही हैं। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, उसको कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। संविधान की धारा 35A जम्मू कश्मीर को अलग संविधान समेत तमाम छूट देने वाली धारा 370 के तहत जोड़ा गया एक संशोधन है, जो जम्मू कश्मीर को स्थायी नागरिक की परिभाषा और विशेष अधिकार तय करने का हक देता है। 35A के चलते ही जम्मू कश्मीर में न तो बाहर का आदमी संपत्ति ले सकता है और न ही वहां बच सकता है। सरकारी नौकरियों, सरकारी शिक्षण संस्थाओं और स्कॉलरशिप में भी सिर्फ स्थायी नागरिक को ही मौका मिलता है। यहां तक कि विवाह और उत्तराधिकार के नियम भी अलग हैं। कुल मिलाकर अगर धारा 370 को जम्मू कश्मीर की सीमित संप्रभुता की जड़ें माना जाए तो 35A उसकी टहनियों का काम करता है। धारा 370 को हटाना बीजेपी के कोर एजेंडा और चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। इस लिहाज से बीजेपी PDP के बेमेल गठबंधन पर शुरू से सवाल उठता रहा है, जिसका सीधा जवाब देने से केंद्र सरकार बचती रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हाल के दिनों में बीजेपी PDP के बीच फासला बढ़ा है? ट्राइकलर इज sacrosanct to us. Tricolor will fly high in Jammu and Kashmir as much as it flies in any other state of the Indian Union, and Jammu Kashmir is as much a part of Indian Union as any other state. सुरक्षा बलों के कड़े एक्शन के बाद आतंकवादी घटनाएं रुकेंगी और क्या कश्मीर समस्या के हल के लिए धारा 370 पर नए सिरे से गौर करने की जरूरत है? आवाज अड्डा पर आज की चर्चा में आप भी शामिल हो सकते हैं और आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या विशेष दर्जा खत्म कर देने से, यानी जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर देने से कश्मीर समस्या हल हो जाएगी? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हाँ के लिए @1 और ना के लिए @2 लिखकर SMS करें 51818 पर। आवाज अड्डा पर आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, PDP के नेता कैप्टन अनिल गौर और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की वकील और कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन करने वाली शबनम लोन, सोशल एक्टिविस्ट सुशील पंडित हमारे साथ हैं इस चर्चा में, और जम्मू कश्मीर में काफी समय काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी भी हमारे साथ शामिल हैं। आप सबको बता दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का समय तय किया है। 90 सेकंड का ये समय, आप अगर इसका सीमा का पालन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे चर्चा तरतीब से आगे बढ़ेगी और ये समय खत्म होने की सूचना आपको कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिलती है। जैसे ही वो बजर सुनाई दे, आप अपनी बात जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा। शुरुआत में शबनम लोन आपके साथ करना चाहता हूं। ये धारा 370 और 35A जिसको लेके अब ताजा विवाद छिड़ा हुआ है, ये इतनी जरूरी क्यों है
और इनके बिना काम क्यों नहीं चल सकता है? जी, ये इसका जो जवाब है इतना आसान नहीं है, क्योंकि बेसिकली जम्मू कश्मीर का जब एक्सेशन हुआ 1947 में, वो एक बड़े यूनिक सर्कमस्टांसेस में हुआ और ऐसा नहीं हुआ जैसे बाकी रियासतों का हुआ। आर्टिकल 238 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत तमाम रियासतों ने मदगम होकर डिसाइड किया यूनियन में एंटर होने का, उस वक्त जम्मू कश्मीर एंटर नहीं हुआ। तो जम्मू कश्मीर एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के थ्रू मर्जर कभी नहीं हुआ। ये 3 धाराओं में, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, जिसमें करेंसी भी बाद में शामिल हुआ, इन 3 को लेके एक्सेशन हुआ। उसके बाद आर्टिकल 370 बाद में लागू किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में। अब ये 370 क्या है? 370 बहुत बड़ा धोखा है। कश्मीरियों को ये लग रहा है कि उससे कोई विशाल हमारी हस्ती है, नहीं है। जो गुलजारी लाल नंदा साहब ने 1964 में कहा था पार्लियामेंट के फ्लोर पर कि एक ये टनल हमने खोदी, जिससे हमने इस रियासत का स्पेशल एक्सेशन जो था वो बिल तरतीब हमने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। एक कंकाल की सूरत है, इसमें कुछ नहीं रहा, क्योंकि ये सही है। आर्टिकल 370 के तहत जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस नाफिज हुई स्टेट में। जी, आप अगर 10 सेकंड में अपनी बात 10 सेकंड में अपनी बात कंक्लूड कर दें तो। जी, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस नाफिज हुई स्टेट में, वो उस तरह से इसका उल्लंघन हुआ स्पेशल स्टेटस का, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस जो हैं, बाकी रियासत में अगर कोई तरमीम चाहिए तो उसमें बाज़ाब्ता तौर कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस ओवर एंड अबाउ द एक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट था, उस वक्त जो महाराजा के दरमियान हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दरमियान हुआ था, बिल तरतीब ये भी मैं कहूं कि एक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पे भी बहुत सारे हिस्टोरियंस के डिफरेंट वर्जन्स हैं। कोई हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि ये एक्सेशन डॉक्यूमेंट जो है ये सही नहीं था, ये फैब्रिकेटेड था। लेकिन ये 370 जो है, सही कहा था गुलजारी लाल नंदा साहब ने कि ये एक कंकाल की सूरत में रह गया, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी आप जो 35A पे महबूबा मुफ्ती का बयान था, मुझे हर सूरत में ये बीजेपी और पीडीपी का एक फिक्स्ड मैच लग रहा है, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ये स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। और ये कहना कि जो हमारा झंडा है उसको कंधा देने के लिए कोई नहीं होगा, मैं बहुत हैरान हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ने झंडे, वो भी कौमी झंडे के लिए ऐसे कहा कि उसको कंधा देने जी। शबनम, आपकी कोर बात आ गई है और वो बड़ी गंभीर बात आपने कर दी है। मैं नरसिंह राव जी आपके पास आना चाहता हूं। इनका कहना है कि धारा 370 दरअसल जैसे समझा जाता है, जम्मू कश्मीर के लोग जैसा समझते हैं कि उन्हें कोई अख्तियार मिला हुआ है, वो नहीं है, वो उनके साथ धोखा है। दूसरी तरफ आप वर्षों से, आपकी पार्टी धारा 370 को खत्म करने की लड़ाई लड़ रही है। तो अब विवाद क्या रह गया? अगर धारा 370 में कुछ है नहीं तो आपको खत्म क्या करना है, और जो खत्म करना है उसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? आलोक जी, हम आर्टिकल धारा 370 के बारे में हमने हमारी क्या राय है, हमने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में हमने स्पष्ट रूप से कहा है। एज एन आइडियोलॉजिकल पोजीशन हमने धारा 370 के खिलाफ हम ऑलवेज रहे, पर लेकिन हमने अभी जो चुनाव हम लड़े हैं, कश्मीर में हो या पूरे भारत में, हमने कहा ये एक ऐसा एक विषय है जिसपे देश भर में चर्चा होने की जरूरत है। लेकिन हमारी पोजीशन बिल्कुल साफ है। हमें लगता है धारा 370 भारत से कश्मीर एक जो अभिन्न अंग है, इसमें थोड़ा अलग पोजीशन देने की, अलग स्टेटस देने की जो बात कहती है, हमें लगता है एक इंटीग्रेशन की जरूरत है, इस धारे को खत्म करने की जरूरत है। एक जीएसटी के मामले में हम एक तरफ से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमने अचीव किया है, लेकिन एक प्योर पॉलिटिकल कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए हमें ये 370 के बारे में बेहद चर्चा करने की आवश्यकता है। इसको खत्म करने की और बढ़ने की भी आवश्यकता है। जी,
तो आप कह रहे हैं कि इसको खत्म करने की आवश्यकता है और ये स्टेटेड पोजीशन लंबे समय से रही है, फिर जम्मू कश्मीर के चुनाव के वक्त आपने उसमें एक एक्सेप्शन क्यों किया? और अब यहां मैं जोड़ना चाहता हूं कैप्टन अनिल गौर को, जो पीडीपी के नेता हैं। पीडीपी की राय क्या है 370 पर और 35A पर, और आप भारतीय जनता पार्टी की इस स्टेटेड पोजीशन के बावजूद उनके साथ ये सरकार चला रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? आलोक जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डेमोक्रेसी में आपको डेमोक्रेटिक जो सैंक्शन मिलती है, जो डेमोक्रेसी के हिसाब से आपको जनमत मिलता है, आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए। इस इलेक्शन में जम्मू के लोगों ने 22 एमएलए जिताए बीजेपी के, कश्मीर में हमारे एमएलए आए, कांग्रेस के आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आए। अब बात यह थी कि सरकार बनानी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी जल्दी चाहते थे कि जी हमें सपोर्ट दे दे, हम सरकार बना ले, पर हमारे जो मरूम, जो हमारे पैटर्न मुफ्ती मोहम्मद सईद जी ने वो एक स्टेटमेंटशिप दिखाई और उन्होंने कहा नहीं, हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों खित्ते इकट्ठे चलाने हैं। अगर हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बना लेते, जम्मू में आज इतना रोष होता और इतना बवाल होता, जो आप कश्मीर कहते हैं कश्मीर से ज्यादा यहां होता। क्यों? जिस खित्ते ने 22 एमएलए अपने जिताए, वो उनको रिप्रेजेंटेशन, उनको गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इसीलिए मुफ्ती साहब ने मोदी साहब से बातचीत हुई, हमारे बैठ के एजेंडा ऑफ अलायंस बना, और उस एजेंडा ऑफ अलायंस में क्योंकि बीजेपी का जैसे स्टेटेड पोजीशन है 370 की, हमारी स्टेटेड पोजीशन है 370 पे, और उस एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत हमने आगे पूरी कार्रवाई एक सरकार बनाई। ये हो गई बात हमारी 370 और 35A की। बाकी बात आज का जो मुद्दा है वो ये 370 और 35A नहीं है। आज का मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर का 52 से ज्यादा परसेंटेज का जो इलाका है वो चाइना और पाकिस्तान के अंडर है। आज का मुद्दा यह होना चाहिए कि हमने उसे कैसे वापस लेना है। जब तक वो हम वापस नहीं लेंगे, जब तक वो हमारा हिस्से नहीं बनेगा, तब तक ये जो प्रॉब्लम है, आप ये जो कह रहे हैं, चाहे कश्मीर में है, ये चलती रहेगी, और ये जो पाकिस्तान की मेडलिंग है वो चलती रहेगी। आज आप कह रहे हैं कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा अभी दूसरे देशों के कब्जे में, उसको वापस लिया जाए, ये मुद्दा होना चाहिए। चरण सिंह सापरा, अब मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये सवाल जहां से शुरू होता है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जिक्र अभी शबनम लोन ने किया, और ये गेंद हर बार कांग्रेस के पाले में डाली जाती है। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की ढुलमुल नीति की वजह से कश्मीर इस हालत में है, क्योंकि जिस वक्त उन्हें एक सीधा समझौता करना था एक्सेशन का, वो करने के बजाय उन्होंने कुछ शर्तों के साथ वो समझौता किया, जबकि उन्हें ये ऑप्शन अवेलेबल था कि वो कश्मीर को सीधे भारत में मर्ज कर लें। इसके बावजूद उन्होंने वो शर्तें क्यों मानी, और आज तक अगर वो शर्तें मानी थी तो उसका समाधान कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे अपने शासनकाल में क्यों नहीं किया? ये मसला खुला हुआ क्यों है आज तक? देखिए, ऐसा है कि नेहरू जी ने जो उस समय एक्सेशन की ट्रीटी जो की है, वो जो परिस्थितियां उस समय थी उस हिसाब से उन्होंने करी है। लेकिन अभी लोन मैडम ने जो कहा कि ये कहीं ना कहीं इनकी पीडीपी और बीजेपी की मैच फिक्सिंग जो आज की मौजूदा स्थिति दिख रही है, या फिर हम इसको नूरा कुश्ती कह सकते हैं, कि इनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं। एक 370 चाहता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, एक 370 को हटाना चाहता है। फिर जब इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है उसमें 370 का उल्लेख नहीं होता है। जब ये चुनाव जीतते हैं तो मुफ्ती साहब अलगाववादियों का धन्यवाद करते हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस का धन्यवाद करते हैं। फिर जब इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर हुर्रियत को ये लेजिटिमेसी देते हैं और हुर्रियत से बात करने की ये उसमें उल्लेख करते हैं, तो ये तमाम सारी चीजें जो दिख रही है ये कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती पीडीपी की और इनकी चलती है। आप देखिए कि अगर बुरहान वानी जब मारा गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका स्वागत किया, पीडीपी ने सिंपैथी जताई। अगर बुरहान वानी के जो भाई को कॉम्पेंसेशन मिला तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कुछ नहीं बोली। पत्थरबाज का विरोध भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है, पीडीपी जो है वो पत्थरबाजों को कहती है कि हम इसका समर्थन करते हैं, और पीडीपी उनको मुआवजा देती है। तो ये तमाम सारी बातें जो आज कश्मीर के अंदर जो गड़बड़ नजर आ रही है, जो बढ़ती जा रही है, उसका एकमात्र कारण यही है कि ये दोनों की विचारधाराएं अलग है। और ये आर्टिकल 370 या 35A की जो बात है, इसमें पहले जो अभी ये जीवीएल कह रहे थे
कि हम पूरे देश में इसकी चर्चा करना चाहते हैं। भाई साहब, सत्ता आपकी है देश में और जम्मू कश्मीर में। आप शुरुआत करिए ना, पहले तो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसके अंदर आप प्रस्ताव लाइए ना। वहां पर जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनली वहां पर कुछ अमेंडमेंट नहीं लाएंगे तो पूरे देश में तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है। जी सापरा जी, इस पर चर्चा करेंगे कि देश में कैसे चर्चा होगी और इन दोनों के बीच में अगर नूरा कुश्ती चल रही है तो वो नूरा कुश्ती क्यों चल रही है, इस पे भी आएंगे। नरसिंह राव जी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले दो मेहमान मेरे बाकी हैं, उनके ओपनिंग कमेंट ले लूं। सुशील पंडित जी, ये जो तर्क है ये आपको कितना हजम होता है कि हमें एक अवाम ने जो मैंडेट दिया था उसका सम्मान करना था, घाटी में एक पार्टी को समर्थन मिला था और उसके साथ दो और पार्टियां सरकार बनाना चाहती थीं, लेकिन जम्मू रीजन में क्योंकि बीजेपी को समर्थन मिला था इसलिए उनको साथ लेके चलना मैंडेट का सम्मान था। इस हिसाब से तो भारत के अलग अलग हिस्सों में और बहुत से मैंडेट मिलते हैं और उसका सम्मान करते हुए शायद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनवा देनी चाहिए थी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इस वक्त जो डिबेट चल रही है, और मैं इसलिए आपसे और पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत तकलीफ में एक बड़ी कम्युनिटी जो पंडित कम्युनिटी जिसको कहते हैं वो है, जिसको अपने घर से बदर हुए बहुत समय बीत गया है। जी आलोक जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। मैंडेट का सम्मान करने के लिए गठबंधन बना, चलिए गठबंधन बन भी गया, लेकिन किन शर्तों पर बना पूछना उनसे ये चाहिए। आप गठबंधन किसी के साथ बनाएं, आप शैतान के साथ गठबंधन बना लें, लेकिन अगर आप घुटने टेक कर गठबंधन बनाते हैं, अगर आप अपनी आस्था को ताक पर रखकर गठबंधन बनाते हैं, यदि आप अपनी विचारधारा के साथ विश्वासघात करके गठबंधन बनाते हैं, अपने जिन कारणों से आप गठबंधन, आपके घोषित कारण है कि आप जम्मू के हित के लिए, जम्मू की एम्पावरमेंट के लिए, जम्मू को अपना हक दिलाने के लिए गठबंधन बना रहे हैं और उसके बाद जम्मू के हितों की अनदेखी होती है, तो फिर गठबंधन की बातों पर प्रश्न चिन्ह उठते रहेंगे। मैं आपको बताऊं, जब गठबंधन की सरकार ने शपथ ली 1 मार्च 2015 को, 16 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वहां की मिनिस्ट्री में, जम्मू को केवल 4 मिले। मैं अनिल गौड़ साहब को ठीक कर दूं, 22 नहीं, बीजेपी को 25 सीटें मिली हैं जम्मू रीजन से। एक उनका रिबेल उधमपुर से जीता है, हो गए 26, और सज्जाद लोन की पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, हो गए 28, जो कि बीजेपी बिल्कुल पीडीपी के बराबर बनती हैं 28 सीटें, पीडीपी के बराबर 28 सीटें बनती हैं। जी, तो आपके हिसाब से तो इन दोनों को बराबर कहिए। जैसे एक वक्त आपको याद हो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और मायावती के बीच में समझौता हुआ था आधे आधे वक्त मुख्यमंत्री बनने का, हालांकि वो चल नहीं पाया, उस तरह का कोई समझौता होना चाहिए था और ऐसी चर्चा चल रही थी। राजेंद्र तिवारी, आप कश्मीर को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं, आपके हिसाब से जो स्थिति आज है इसमें दो बातें, क्या सुरक्षा बलों का एक्शन तेज हो गया है, इस वजह से कुछ प्रेशर बढ़ रहा है और उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और दूसरा, क्या कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चर्चा के बीच आ भी सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है, क्या उसे खत्म करना इस समस्या का हल होगा? देखिए आलोक जी, पहले अनुच्छेद 370 की बात करें तो शुरू से ही कांग्रेस ने ही उसे इतना डाइल्यूट कर दिया है। बीजेपी भले ही कहती रही हो कि 370 को हम हटाएंगे और सब करेंगे, लेकिन उसे डाइल्यूट करने का काम कांग्रेस ने ही किया है कि सदर रियासत, वजीर आजम, ये सब चीजें खत्म हुई, निर्वाचन आयोग वहां पहुंचा, बहुत सारी चीजें, और ये सब 60s में हुआ, 70s में हुआ ये सब, और लगातार उसे डाइल्यूट करते कि वो, हमें लगता है आज कोई ऐसा इशू है नहीं 370, जो थोड़ी वो 35A की जो बात कर रहे हैं, जिसकी बात हो रही है, वो दरअसल जब 47 में एक्सेशन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ की जो संविधान सभा थी उसमें जब शेख अब्दुल्ला साहब को शामिल किया गया, शेख अब्दुल्ला साहब ने कुछ चीजें रखी जिसमें ये सब चीजें आईं और वो फिर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, जिसमें यह था कि इसमें बदलाव तभी हो सकेगा जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका समर्थन करेगी। चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग हो गई है तो टेक्निकल तरीके पर अब ये लोग कहते हैं कि भाई उसमें अब कोई संशोधन नहीं किया सकता, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चीज में जो हम लोगों के लिए है या जनता के लिए है उनमें हमेशा जनता कोई संशोधन कर सकती है। बनिस्बत जरूरत इस बात की है
कि जनता को इसके लिए या लोगों को इसके लिए तैयार किया जाए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो मिलिट्री का एक्शन आप कह रहे हैं वाकई बढ़ा हुआ है, लेकिन इस दौरान जो दूसरी चीज भी होनी चाहिए थी वो चीज नहीं हो रही है। जो पॉलिटिकल प्रोसेस एक बहुत तेजी से चलनी चाहिए थी वो भी नहीं चल रही है। दूसरी बात, अभी पीओके के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया पिछले दिनों, उस बयान के अगर प्रकाश में अगर देखें तो हम लोग उस दिशा में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। कम से कम ऊपर से माहौल बनाने का काम नहीं दिख रहा है कि हम जो अभी बात हुई कि भाई पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि उधर वाला जो हिस्सा है वो पहले हम ले, तो वो पहले ले, लेकिन कह देने से और खाली बयानबाजी करने से नहीं होने वाला है। आप देखिए कि उधर भी वो चीजें हैं, पीओके की तरफ से चीजें लगातार आ रही हैं। तो जी वो आ रही हैं जी राजेंद्र, सुशील क्या कर रहे हैं? जी सुशील पंडित कुछ इस पे रिएक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद मैं अगला सवाल पूछूंगा। सुशील पंडित जी। आलोक जी, कार्यक्रम के शुरू में शबनम जी ने और अब रविंद्र जी ने, एक राजेंद्र जी ने इस विषय में कुछ कहा है। मैं चाहता हूं कि ये भ्रांति साफ होनी चाहिए। धारा 370 और उसके बाद 35A जो 1954 में आया, ये देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिख करके कहा कि ये देश के साथ एक द्रोह का काम था, जिससे उन्होंने स्वयं को अलग किया और जिस सेशन में 370 को संविधान में डाला गया उस सेशन का बहिष्कार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो वहां की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और 1954 में जब प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के थ्रू 35A आया, किसी को कानो कान खबर नहीं की, संसद को तक नहीं बताया गया कि भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया है। आज इन्हीं दो धोखों के ऊपर हमारा सर्वोच्च न्यायालय विचार कर रहा है और इसका कारण एकमात्र ये है, जो लोग कहते हैं ना कि ये कंकाल रह गया है। मैं आपको बताऊं, 100 से ज्यादा ऐसे कानून हैं जो कश्मीर पर लागू नहीं होते और कारण धारा 370 है। और कैसे कैसे कानून हैं? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसके तहत मंत्री और ब्यूरोक्रेट जेल काट रहे हैं 2G स्कैम में, कोल स्कैम में, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम में और बाकी सब भ्रष्ट मुद्दों पर। कश्मीर में ये लागू नहीं होता साहब। क्या वहां के नेता, वहां के ब्यूरोक्रेट पाक साफ हैं? कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1988 का संसद ने पास किया हुआ है, वहां लागू नहीं होता। यानी वहां की मस्जिदों में आप असला और बारूद रख सकते हैं, उसका गलत इस्तेमाल आप सियासी कामों के लिए कर सकते हैं, जिसके लिए मनाही है पूरे देश में। इसी तरह भारत की संसद द्वारा पास किए गए कई कानून वहां इसलिए लागू नहीं होते क्योंकि वहां की विधानसभा उनको नहीं अपनाती और उसके लिए 370 आड़े आता है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो भारत को भुगतना पड़ता है, क्योंकि 370 के चलते भारतीय संसद का कश्मीर में अधिकार क्षेत्र वर्चुअली सीमित है। जी सुशील पंडित, मैं शबनम लोन के पास इसको लेके वापस जाना चाहता हूं। शबनम लोन जी, जो सुशील पंडित कह रहे हैं इसमें एक पॉइंट, और क्योंकि आप सफाई देना भी चाह रही हैं, लेकिन एक होता है सवाल अस्मिता का, आइडेंटिटी का, कश्मीरियत का, कि कोई ऐसी चीज जिससे हमारी आइडेंटिटी इफेक्ट हो रही है उसको हम यहां लागू नहीं होने देना चाहते हैं। इसी वजह से शायद ये स्पेशल स्टेटस दिया भी गया था। लेकिन जिस तरह के कानून सुशील पंडित गिना रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं होगा, ये क्यों और कैसे माना जा सकता है? सबसे पहले तो मैं कहूंगी हमारे यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी एक्ट है 1। अब मैं बताऊं, सुशील पंडित जो है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट आदर है उनका, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं दफा 370 के बारे में, क्योंकि ये और मैं हम ये विषय चर्चा पहले भी कर चुके हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। मैं तथ्यों पे आ रही हूँ। देखिए, जी हाँ, ये डेमोक्रेसी है, आई कैन से, ये वी कैन एग्री टू डिसएग्री, ये कोई पर्सनल कमेंट नहीं है। देखिए, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, तो दफा 370 की जो धारा है, 8 महीने इसका नई दिल्ली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ ये 7 महीने डिस्कस हुआ। आप देख लीजिए, अगर आप इसमें जाएंगे तो इतनी जो वरेशियस ये हुई है कम्युनिकेशंस, तमाम जो हिंदुस्तान के इंटेलिजेंसिया थी, ये ऐसे नहीं आया है दफा 370 जैसे ये कह रहे हैं। तो 8 महीने के बाद उसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स पे ये आगे कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन मैं फिर से यही कह रही हूं आपसे कि सबसे पहले मेरी एक बात है कि जब एक विशाल देश, एक सॉवरेन मुल्क
कोई वादा करता है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत करता है, मैं इस बात पे जा ही नहीं रही हूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सही था या गलत था या फैब्रिकेटेड था या फोर्जरी थी। उसमें भी बहुत तथ्य हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। आप देख लीजिए, एलिस्टर लैम्ब की किताब है, उन्होंने कहा ये फोर्ज था। मैं उस बात पे जाती ही नहीं हूं, मैं ये कहती हूं चले हम ये मान के चलें कि सही था। लेकिन जब एक विशाल मुल्क ये साइन करता है और उस पे ये कहता है कि भाई ये मर्जर नहीं है, ये एक्सेशन है इस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का इन तथ्यों पे, अब लोग कुछ कहते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि बीजेपी अब पावर में आई है तो जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं पास्ट गवर्नमेंट्स के वो रद्द हो जाते हैं क्योंकि अब किसी को वो पसंद नहीं है। उनकी कानूनी हैसियत है और थी। हाँ, एक बात है, अगर आप जबरदस्त फोर्स अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें कोई रोक नहीं सकता है। मगर एक बात सही है कि धोखा हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जब 1947 में ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, ये कुछ मुद्दों पे साइन हुआ था, तो फिर उसी पे आ जाएंगे। दफा 370 जो है, इसका एब्रोगेशन कैसे होगा वो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है। जी शबनम, जो आप कह रही हैं, सुशील पंडित इस पे कुछ कहना चाहते हैं। सुशील जी 10 सेकंड में, क्योंकि मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं बात। मैं इसको अब चरण सिंह सापरा के पास वापस ले जाना चाहता हूं। आलोक जी जी पंडित जी जल्दी से। मैं इसके कानून की पेचीदगियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं शबनम जी और आपके दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य यहां रख दूं। एक महत्वपूर्ण तथ्य रख दूं जो अकाट्य है, जो किसी भी आर्ग्यूमेंट से परे है, और वो तथ्य ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 370 को अडॉप्ट किया तो इसको एज अ टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट प्रोविजन अडॉप्ट किया, यानी ये एक अस्थाई धारा है। इसमें लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। आज ये 370 आज 70 साल से ट्रांजिएंट और टेम्पररी है। ये कितनी देर तक टेम्पररी रहेगी? नहीं, जो नहीं की वजह से जी, मैं इसीलिए शबनम लोन 1947 को नई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ। जी शबनम लोन, ये बात बार हो चुकी है। मैं फिर वापस आ रहा हूं, लेकिन वहां आना पड़ेगा कि चरण सिंह सापरा, अगर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था, ये समझौता किया था, क्या ये उस पार्टी की, उस सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उस वादे को निभाने के लिए जो कुछ करना था वो पूरा करें? उन्हें अगर वो प्लेबिसाइट पूरे कश्मीर में करना था, जिसमें पाकिस्तान वाला कश्मीर भी शामिल है, तो वो क्यों नहीं किया गया? और क्यों ये समस्या इतने समय तक लटकी हुई है कि आज शबनम लोन भी कह रही हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और सुशील पंडित भी कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है? नहीं, ये आज की मौजूदा स्थिति में ये लोग उसको इस तरह से कहते हैं कि धोखा हुआ है, लेकिन उस समय जब नेहरू जी ने ये ट्रीटी करी थी, मैं वही कहना चाहता हूं, उस समय परिस्थितियां अलग थी। उस समय जो इंटरनेशनल प्रेशर अलग थे, तो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने किया है। लेकिन उन परिस्थितियों के बाद लंबे समय तक आपकी सरकार चली है सापरा जी, वर्षों आपकी सरकार चली है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कोई आदमी जिसको किसी आदमी को 2 दिन के लिए नहीं, पंडित जी एक सेकंड मुझे पूछने दीजिए, एक सेकंड पंडित जी बोलने दीजिए। पंडित जी मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। सापरा जी, मैं कह रहा हूं कोई आदमी जिसको 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया गया हो, उसकी तरफ से तर्क आए तो समझ में आता है। वर्षों कंटिन्यूटी में उस पार्टी की सरकार चली, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रधानमंत्री बना, उस पार्टी को यह कहने का हक कैसे मिल जाता है कि वो उस परिस्थिति में वादा किया गया था उसे आज की परिस्थिति पर लागू ना करें? परिस्थिति को उस परिस्थिति से इस परिस्थिति तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की होगी तो आपकी होगी। नहीं, देखिए, ये जो कश्मीर का मामला है, इसके अंदर पाकिस्तान की एक अहम भूमिका है। जो सारा इतिहास है और जो सारी चीजें चलती हैं वो पाकिस्तान से, ये जितना आतंकवाद चल रहा है ये चल रहा है। कांग्रेस की हर सरकार ने आतंकवाद से लड़ा है। जितनी सेपरेटिस्ट फोर्सेस जब मजबूत हुई है उनको कमजोर किया है। हमने कोई महबूबा मुफ्ती के जैसे हुर्रियत की बी टीम बन के हम नहीं रहे हैं।
आज महबूबा मुफ्ती हुर्रियत की बी टीम बनी है और उसी महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है देने का आपको देना पड़ेगा और महबूबा मुफ्ती यहाँ तक कह देती है कि जी कैप्टन गौर मैं आपके पास आऊंगा, देश के तिरंगे मैं आपके पास देने वाला कोई नहीं होगा। जब महबूबा मुफ्ती ये कह देती है कि इस देश के तिरंगे को चंदा देने वाला कोई नहीं होगा, तब भी भारतीय जनता पार्टी उनसे सत्ता से हटती नहीं है, वहां पर गवर्नर रूल नहीं लगाती है। आज जिस परिस्थिति में कश्मीर है वहां पर गवर्नर रूल लगना चाहिए। जिस तरह से आतंकवाद वहां पर प्रबल हुआ है, नहीं सापरा जी माफ कीजिएगा, लेकिन लोकतंत्र में कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी किसी राज्य में गवर्नर रूल लगा देना एक समाधान के तौर पर लेकर आए, ये अच्छी स्थिति मुझे नहीं दिखती है किसी भी परिस्थिति में। और फिर ये चर्चा तो करनी पड़ेगी कि ये हालात क्यों और कैसे पैदा हुए हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही है। कैप्टन अनिल गौर, आप पर यह इल्जाम साफ लग रहा है आपकी पार्टी पर। मुझे कैप्टन अनिल गौर से पूछने दीजिए। कैप्टन अनिल गौर, आपकी पार्टी एक अच्छे पॉपुलर मैंडेट के साथ आई है, भले ही उसे किसी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़े, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद जब मुख्यमंत्री बने थे उन्हें इस बात का क्रेडिट दिया गया था कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस को रिजुविनेट किया है। उन्होंने जिस जम्मू कश्मीर में चुनाव का बहिष्कार होता था कश्मीर के बड़े हिस्से में, वहां बड़े पैमाने पर वोट पड़ने लगे, यह स्थिति ला दी थी। उसके बाद वही पार्टी आज ऐसी स्थिति में कश्मीर को कैसे जाते हुए देख रही है और उसमें क्या भूमिका निभा रही है, जहां बातचीत करना भी मुश्किल होता जा रहा है। आलोक जी, पहले तो जो आपका सवाल है उसके ऊपर मैं आता हूं। सबसे पहले जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको मैं जरा हिस्ट्री बता दूं जी, ये जो आज थोड़ा संक्षेप में प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर की, वो नेहरू एक मिनट, अब पूरी आप बात सुन लीजिए। नहीं, लेकिन संक्षेप वो नेहरू साहब की बनाई हुई है। नहीं, आप पूरी बात के साथ और उसके बाद में आप सापरा जी प्लीज सुन लीजिए, और फारूक अब्दुल्ला के बाद है ये। सापरा जी प्लीज सुन लीजिए। बिल्कुल सापरा जी आप सुन लीजिए, क्षमता रखिए सुनने की। जब पाकिस्तान के रेडर आए इधर, हिंदुस्तान की फौज जब उनको बाहर निकालने लगी तो नेहरू साहब यूनिलैटरली यूनाइटेड नेशन में वो ले गए उसको, और जब यूनाइटेड नेशन में ले गए वहां पे भी चुप बैठे रहे। आज आप क्यों नहीं उसको करते? जब चाइना एक्साइज चेन में आई तब उनका बयान था कि वहां पे एक भाई थोड़ा सा प्लीज ऑडियो कंट्रोल, मुझे ऑडियो कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं कैप्टन अनिल गौर की आवाज सुनना चाहता हूं स्टेट की। और कैप्टन अनिल गौर आप थोड़ा संक्षेप में। जो 52% से ज्यादा स्टेट की जगह है वो जो पाकिस्तान और चाइना के पास है, वो नेहरू साहब की देन है। नहीं, लेकिन आज कैप्टन अनिल गौर, हाँ मुझे अब बाद में जो आपने मैं आलोक साहब उसी के ऊपर आ रहा हूं, देखिए उसी के ऊपर आ रहा हूं। उसके बाद में जब राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ, ये सलाउद्दीन कौन था? ये यूसुफ शाह था जो उस इलेक्शन में 87 के इलेक्शन में जो रिग किया फारूक अब्दुल्ला ने, इनको राजबाग के जेल के अंदर डाला, इन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लोगों को, जाहिद शेख को, बाकियों को, और ये लोग वहां इनको मारा गया, कूटा गया। और वहां से जब यूसुफ शाह छूटा सीधा पाकिस्तान गया और आज वो ग्लोबल टेररिस्ट सलाउद्दीन है। उसके बाद मुफ्ती साहब की बेटी किडनैप हुई, जाहिद शेख वगैरह ये रिलीज हुए और उसके बाद वो सबसे पहले मिलिटेंट बने। ये कांग्रेस की देन है। ये पूछने वाले इनको कहें ये गिरबान में झांक के देखें, कहते गवर्नर मुफ्ती साहब ने जो टेररिस्ट रिलीज किए अपनी बेटी के, वो भी तो गलत था। आज तिरंगे को कंधा देने वाला पूरा भारत बैठा है, अगर वो भी तो गलत है। जी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे अब एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक का वक्त हो गया है और अभी जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि क्या अब कश्मीर के स्पेशल स्टेटस पर गौर करने की जरूरत है। देखते रहिए आवाज अड्डा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का सवाल जो हमने पूछा है कि क्या जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर देने से कश्मीर समस्या हल हो जाएगी? अभी कुछ वक्त है, आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर या 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। और अब चर्चा को आगे बढ़ाएं। GVL नरसिंह राव, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी इस चर्चा के पिछले हिस्से में
कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि वहां राष्ट्रपति शासन या गवर्नर रूल लग जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से 370 को खत्म करने की मांग करती रही है। आपने कहा इस वक्त कुछ परिस्थितियों में हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है जिसमें वो बात शामिल नहीं है। सवाल यह है कि वो अगर 370 आपको खत्म करनी है तो वो वक्त कब आएगा जब देश में चर्चा होगी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टाइम बाय कर रहे हैं, एक अपॉर्चुन टाइम देखकर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे और उसके बाद जबकि वहां वो वक्त हो जो राजनीतिक तौर पे आपको मुफीद बैठता हो। नहीं आलोक जी, यहाँ जो जम्मू एंड कश्मीर में जो सरकार बनी 2014 में, ये किन परिस्थितियों में बनी ये पूरी देश की जनता जानती है। लोकतंत्र में सरकार पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाना, उनका स्थापित करना बहुत ही जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन जैसा आपने अपनी टिप्पणी में भी कहा कि ये एक आखिरी एक अनिवार्य स्थिति में ऐसा किया जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य में, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, ऐसा राज्य में पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट देना सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है। कितने हम दोनों दो अलग अलग ध्रुव हैं। हम दोनों दो अलग अलग पार्टियां हैं, हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। भाई मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। भाई बोलने दीजिए सापरा जी, प्लीज आप उनको बोलिए। सापरा जी बोलने दीजिए, आप सुन लीजिए, अभी वक्त है, आपको वक्त मिलेगा, जवाब देने का वक्त मिलेगा। तो हम दो अलग अलग ध्रुव हैं, आइडियोलॉजिकली हमारी डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस हैं, बट लेकिन राष्ट्रहित में हमने सरकार बनाया। हमारे लिए राष्ट्रपति शासन होता तो हमारे लिए केवल पूरी दिल्ली से हम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते थे शासन को, लेकिन हमने सेकंड फिडल, हमने पीडीपी बड़े पार्टी होने के नाते उनके मुख्यमंत्री को हमने एक्सेप्ट किया है। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है हमारे अंदर की जो विचारधारा, अलग अलग विचारधारा की, क्या कांग्रेस पार्टी को क्या कहना है मणिशंकर अय्यर के बारे में? क्या उनको सैफुद्दीन सोज के बारे में क्या कहना है जो कहते हैं बुरहान वानी को मारना नहीं चाहिए था? मणिशंकर अय्यर कहते हैं अलगाववादियों के साथ बातचीत होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी विरोधाभास? अच्छा, मैं अभी सापरा आपको पहले कांग्रेस पार्टी को अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये प्रॉब्लम को जटिल करने नहीं, ये तो हम वहां पहुंच गए। जीवीएल प्लीज जीवीएल, तो आप मैं हाँ वो बात हो चुकी है एक बार, फिर जरूरत पड़ेगी तो होगी। मैं राजेंद्र तिवारी आपके पास आना चाहता हूं। जो हालात दिख रहे हैं इस वक्त वहां, क्या ऐसा लगता है कि इन हालात में महबूबा मुफ्ती अलग थलग पड़ गई हैं? जो आज का उनका बयान है उसे सुन के भी लगता है बीजेपी और पीडीपी का ये साथ जो बेमेल साथ है, खुद जीवीएल ने माना कि हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट व्यू पॉइंट वाली पार्टियां हैं, ये कब तक चलने की उम्मीद आपको दिखती है? और अगर इसके बाद इलेक्शन होता है तो वहां कौन मजबूत दिख रहा है, या चुनाव होने की स्थिति रहेगी? देखिए, पहले तो मैं इस पर बोलना चाहूंगा कि विशेष दर्जा हटा दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कश्मीर समस्या का समाधान है कि आप विशेष दर्जा हटा देंगे। कश्मीर समस्या का समाधान ये है कि आप वहां जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म करने की कोशिश करते, और ये कोशिश ना तो कभी कांग्रेस ने किया और ना मौजूदा सरकार कर रही है। बीच में थोड़े दिन जरूर वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में ये काम हुआ है, जिस समय मुफ्ती की गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन उससे पहले आप देखें, बीके नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला जब चुन करके आए, पहली बार चुनाव लड़कर के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय उन्होंने पूरे देश के विपक्षी नेताओं को श्रीनगर में बुलाया। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। उस एक्टिविटी से उस समय की प्रधानमंत्री इतना चिढ़ गई कि उन्होंने कहा कि इनको हटाने की जरूरत है, और जगमोहन को इस काम के लिए भेजा गया, और 15 दिन में जगमोहन ने उस ऑपरेशन को किया कि फारूक अब्दुल्ला को हटा करके गुलशाह को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद राजीव फारूक अकॉर्ड जिसकी बात अभी हो रही थी, उसमें भी क्या हुआ कि यूसुफ शाह को हराने का काम किया गया। ऐसे एक बार मेरी गिलानी साहब से बात हो रही थी, गिलानी साहब ने कहा कि ये सब देन तो आपकी सरकार की है, कि 12 लोग हम जीत के आए थे, 2-4 और जीत करके आ जाते, विधानसभा में क्या करते। लेकिन आपकी सरकार, उनका कहना था आपकी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उन 4 लोगों को जीतने नहीं दिया, और सारी समस्या इसलिए खड़ी हो गई। हम अगर 12 से 16 होते तो कुछ नहीं कर सकते थे। मेरा भी मानना है कि वहां पर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, और इस समय अगर आप 370 हटाने की बात करेंगे, आप विशेष दर्जा खत्म करने की बात करेंगे,
तो ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होने की जगह बढ़ेगा। जरूरत इस बात की है कि कश्मीर के लोग या जम्मू कश्मीर के लोग या कश्मीर के लोग, खासकर समस्या कश्मीर में है, कश्मीर के लोग ये महसूस करें कि हम उतने ही एम्पावर्ड हैं जितने कि हिंदुस्तान के किसी और सूबे के लोग हैं। क्या हैं वो उतने एम्पावर्ड? अगर नहीं है, ये सवाल हमको सबसे पूछना, हम सबको अपने से पूछना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को पूछना चाहिए। और अगर इसका जवाब ना में आता है तो जरूर इस तरह से कोई काम करना चाहिए कि हमें कश्मीर और बाकी हिंदुस्तान में कोई अंतर खास दिखाई ना दे। और जब आप ये काम कर लेंगे 370, तो अपने आप उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम उस डायरेक्शन में चलने की जगह इस पर जा रहे हैं कि उसको हम संसद या विधानसभा में जाकर के उसको विड्रॉ कर ले। इससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला। तो इसको मैं जो आपने सवाल किया कि इस समय, हाँ जी चलिए आप खत्म करें, संक्षेप में खत्म कर दें। दूसरी बात ये कि इस समय जो राजनीतिक हालात जम्मू कश्मीर में दिख रहे हैं, उसमें जिस तरह से गवर्नमेंट चल रही है, महबूबा जी जिस तरह के बयान दे रही हैं और बीजेपी की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे हैं, और वहां पर जो हो रहा है ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है, इन सब में कहीं कोई एक जो बोला जाए कि कहीं कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिखाई देता है। तो मैं ये कह सकने की स्थिति में तो नहीं हूं कि ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, चल पाएगी नहीं चल पाएगी, वहां कौन अगली बार चुनाव होगा तो कौन जीत करके आएगा। लेकिन ये कह सकता हूं कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर की जो है वो इन स्थितियों को और खराब करती जा रही है। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। और ये भी कहना चाहूंगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2002 के बाद जो चीजें हिंदुस्तान के लिए कश्मीर में हासिल की थी, वो सारी चीजें खो दी गई। जी मैं सापरा जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं शबनम लोन से एक सवाल पूछना चाहता हूं। शबनम लोन, एक सवाल अभी राजेंद्र तिवारी ने उठाया ट्रस्ट डेफिसिट का, और ट्रस्ट दरअसल दिल जीते जाते हैं तो सब कुछ जीत लिया जाता है, ये बात सही है। लेकिन 370 और 35A जो दो धाराएं हैं संविधान की, उनकी वजह से किसी भी ऐसे आदमी के लिए कश्मीर जाना या कश्मीर में इन्वेस्ट करना मुश्किल है, जिसकी बहुत ज़रूरत है दरअसल किसी भी स्टेट को, कश्मीर को नहीं, भारत के किसी भी हिस्से को इन्वेस्टमेंट की, प्रोग्रेस की, ग्रोथ की ज़रूरत है। और इन्वेस्टमेंट आदमी वहीं करता है। हाँ राजन, एक बात मैं इसी आपकी बात में जोड़ना चाहूंगा। हम जब वहां पर जम्मू कश्मीर में रहते थे तो हमारे अखबार ने यह सोचा कि हम वहां पर अपनी यूनिट लगाएं, तो वहां के नियमों के हिसाब से हमें वहां के किसी व्यक्ति को उस यूनिट का यूनिट वहां के किसी व्यक्ति के नाम से लग सकती थी, जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति के नाम नहीं लग सकती थी। जी तो यही सवाल मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं शबनम, कि मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये अब नहीं है, ये उस टाइम कभी होगा। अभी आप जमीन लीज पे ले सकते हैं और उसके ऊपर यूनिट आपके अपने नाम पे लग सकती है। यहाँ बहुत सारी यूनिट्स लगी हैं। तो आपका कहना है कि इन्वेस्टमेंट के रास्ते में आपका कहना तो ले सकते हैं, जमीन लीज पे हम ले सकते हैं, हमने भी ली थी। जी कैप्टन गौर, आपका कहना है कि इन्वेस्टमेंट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है धारा 370 और 35A की वजह से। मैं आऊं? देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी जो मसला जो ये है, आप 370 और 35A को जो लेके बैठे हैं, मैं बार बार एक ही चीज आपको कहता हूं। आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट, आप कहते हैं जी 35A, आप कहते हैं जी 370, जो इवन पंडित जी कह रहे थे। बात यह है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि जो जिस स्टेट का 53% ऑलरेडी आपने दूसरे मुल्कों को दिया है, जब तक आप वो नहीं लेंगे या उसको आप नहीं कुछ उसका हल निकालेंगे। अच्छा, उसे लेने का रास्ता, चलिए कैप्टन गौर आप बताइए। आप जिसे सबसे बड़ी समस्या बता रहे हैं कि वो जो 53% हिस्सा दूसरे मुल्कों के पास है, उसे वापस लेने का तरीका बताइए। जी, सबसे पहले तो वही था जो वाजपेयी साहब के टाइम पे डायलॉग शुरू हुआ, जो पीडीपी कहती है, जो मुफ्ती साहब का एक बहुत बड़ा बयान, जो उनका एक डायलॉग था, गिलगित ले लेंगे, ना बंदूक से ना गोली से बात बनेगी बोली से। अफसोस ये है कि आज के दौर में वो जो बात उस टाइम शुरू हुई थी वो बंद हो गई है। आप मिलिटेंट से ना बात करें, सिविल सोसाइटी से करें, आप दूसरों से करें, आप पाकिस्तान से करें, आप चाइना से करें, पर बात तो करें।
चलिए जब तक बात नहीं चलिए आपकी बात ठीक है, आप कुछ जब हो जाएगा, नहीं ठीक है, आपने जो बात आपकी बात आ गई। अब मैं शबनम लोन प्लीज, ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे दूर होगा? आपने ये ट्रस्ट डेफिसिट आपने देखा, अभी आपने ये बात सुनी, ये जो पीडीपी के प्रवक्ता हैं ये कह रहे हैं डायलॉग करना है। सेंटर में बीजेपी कहती है हर हाल में कोई डायलॉग नहीं होगा। देखिए, एक बात बीजेपी को और पीडीपी को समझनी पड़ेगी कि वो कश्मीरी अब 1947 का कश्मीरी नहीं है, और वो कश्मीरी नहीं है जब उसको 75 लाख रुपए में बेच दिया था और महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदा था। आज कम्युनिकेशन का जमाना है, कनेक्टिविटी का जमाना है। ये किस तरह की जुगलबंदी चल रही है ये, और झूठ और झूठ, ये क्या कर रहे हैं ये? एक दिल्ली में एक पार्टी कह रही है कोई डायलॉग नहीं है, यहाँ कश्मीरी लोगों को झूठ बोल रहे हैं, डायलॉग करना है। इसी को ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं। एक जी। दूसरा, जीवीएल आप सुन ले मैं क्या कह रही हूँ। ये बहुत मैं पढ़ रही थी कल एक किताब, तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग है अरुण जेटली साहब के लिए ये मैसेज। जीवीएल लिसन टू इट। आपको मालूम है 27 अप्रैल 1952 में एक कमेटी बैठी थी, तब शेख साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस कमेटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे अरुण जेटली साहब के फादर इन लॉ गिरधारी लाल डोगरा साहब। तो उस 8 मेंबर कमेटी ने ये रिकमेंड किया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कि प्लेबिसाइट हर हाल में होना चाहिए। सो अरुण जेटली साहब के लिए समवेयर 1953 रीचेस होम, उसमें गिरधारी लाल डोगरा साहब मेंबर थे, और उसके बाद ही 8 अगस्त 1953 को शेख साहब को फिर गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो तथ्य हैं प्लेबिसाइट के लिए, ये आपको सब देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार तक दोहराते रहेंगे। सुनिए, ये बिल्कुल कोई ये पुरानी बात नहीं है। अच्छा, संविधान में हाँ, अच्छा जीवीएल दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जी पार्ट ऑफ द लॉ। शबनम मुझे एक सवाल पूछने दीजिए प्लीज। लेट मी आस्क ए क्वेश्चन। मुझे जीवीएल से एक सवाल पूछने दीजिए। मैं जीवीएल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जीवीएल मुझे ये बताइए कि एक आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के मामले में कहा कि समाधान लड़ाई से नहीं बातचीत से होते हैं, तो कश्मीर के मामले में जिसको हम भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, हम कश्मीर में किससे बातचीत कर रहे हैं, किससे बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं, और जिसे ट्रस्ट डेफिसिट कहेंगे, जिसे दिल जीतना कहेंगे, जिसे बोली से लड़ाई जीतना कहेंगे, उस दिशा में क्या तरक्की हो रही है, क्या हुआ है पिछले 3 साल में? क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी तो इसी इरादे से बनाई थी कि हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन हम बात करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, दिल जीत लेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। उसमें हुआ क्या है? आलोक जी, जब कश्मीर बाधित हुआ फ्लड से, किस प्रकार की सहायता आर्मी की ओर से, किस प्रकार की सहायता केंद्र सरकार नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए आप नहीं देखिए ये बिल्कुल प्लीज लेकिन नहीं नरसिंह प्लीज। हाँ, बुरहान वानी के मारने के बाद जब परिस्थितियां बिगड़ी, क्या यहाँ से ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं गया था? क्या गृहमंत्री, देश के गृहमंत्री 2 बार वहां नहीं गए? अलग अलग वर्गों से क्या नहीं मिले? बट लेकिन जब पिछले 1 साल में, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, जब परिस्थितियां वहां काफी नाजुक बने, जब यहां पाकिस्तान के स्पॉन्सर टेररिज्म चरम सीमा पर था, प्रायोरिटी क्या रही हमारे पिछले साल में? प्रायोरिटी ये रहा कि आतंकवाद को खत्म करें। जिस प्रकार 150 आतंकवादियों को पिछले साल मारा गया, इस साल लगभग 100 से ज्यादा ऑलरेडी मार चुके हैं, और इसलिए जब तक परिस्थितियां वहां पूरी तरह सामान्य ना हो तो आप किससे बात करेंगे? और अलगाववादियों से क्या बात करना है? हमारी सरकार बिल्कुल ऐसे किसी ताकत से बात नहीं करेगी जो भारत की कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग मानने में जो परहेज करते हैं, उनसे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। सरकार वहां असेंबली इलेक्टेड एमएलए नहीं, यही तो प्रश्न है कि फिर चर्चा किससे हो रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे लगता है जीवीएल
इस देश में किसी को इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि आप या तो पीडीपी को इतना ताकतवर बना दें कि वो सारी सीटें जीत जाए और आप उससे बात कर लें, या आप वहां जो भी पार्टी सारी सीटें जीत रही है उससे बात कर ले। आप वहां पॉलिटिकल प्रोसेस को रिस्टोर करने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए बाढ़ में सहायता करना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन बाढ़ में सहायता करना पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो सकता है। वो पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे जागृत होगा? बात कही। एक्सीलेंट पॉइंट आलोक जी जरा चर्चा में विकास एक जरिया बन सकता है। भाई साहब हैं सजाद लोन जी जिन्होंने एक पूरा ट्रिस्टी लिखी है, लिखा है ऑन अचीवेबल नेशनहुड। आज वो इलेक्शन जीत के हमारी सरकार के अंदर बीजेपी के खाते में वो मिनिस्टर हैं। तो ये होता है डायलॉग का प्रोसेस। आप बात करें, सिविल सोसाइटी से बात करें। नहीं, देखिए माफ कीजिए, लेकिन जो नहीं कैप्टन गौर, जो लोग देखिए, जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो विपक्ष में बैठा है, जो ऑपोजिशन में बैठा है, वो सिद्धांत बताएगा तो चलेगा। जो सरकार में बैठा, जी सुशील पंडित बोले। आलोक जी, आप जिस पॉलिटिकल डायलॉग, किस ट्रस्ट डेफिसिट को विन बैक करने के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आप वहां की जमीन का जायजा लें। आज वहां मूवमेंट इतनी रेडिकलाइज हो गई है, वहां कश्मीर में भारत की जमीन से कश्मीर को अलग करने के नाम पर जिहाद चल रहा है। वहां पर पूरे के पूरे हिंदू समाज को अपने घरों से बेदखल कर दिया गया है। वहां कत्लो गारत हुई है पिछले 27-28 सालों में। वहां भारत को चैलेंज मिल रहा है, चुनौती मिल रही है बंदूक के बल पर और उस असला बारूद के बल पर जो कि पड़ोसी देश ने हमारे यहां फेंका है। इसलिए तो मैं सुशील पंडित यही पूछ रहा हूं कि क्या इलाज क्या है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, इलाज क्या है? नहीं, तो बात कर रहे हैं। सबसे पहली मैं बता रहा हूं, वही तो बात कर रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे इलाज का आपने पूछा, मैं जवाब जी प्लीज सुशील पंडित से मैं जो पूछ रहा हूं उसको सुनने दें। पंडित जी उपाय बताइए ना। सबसे पहले आलोक जी, सबसे पहले इलाज की सबसे पहली शर्त यह है कि जिस बंदूक ने, जिस बारूद ने वहां सारी स्पेसेस को हजम कर लिया है, उसको तोड़ना होगा, उससे निपटना होगा। सबसे पहले प्रदेश में से हिंसा का खात्मा करना होगा। हिंसा नहीं होगी तो बातचीत ठीक से हो पाएगी, वरना वहां लोग इतने सहमे हुए हैं। ये तोड़ने की सुशील पंडित समय कम है इसलिए सीधा पूछ रहा हूं, ये तोड़ने की, ये हौसला तोड़ने की, उस बंदूक का की जमीन खत्म करने का काम किसका है इस वक्त? ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? ये जिम्मेदारी आज की सरकार और हमारे सुरक्षा बलों की है। उनको छूट मिले, उनको ये काम करने का प्रोफेशनल अधिकार मिले और वो वहां से आतंक को खत्म करें, वहां से जिहाद को खत्म करें और उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो। सजेशन कोई नहीं मानती है और डायलॉग भी करना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस किलिंग मशीन्स नहीं होती हैं। ये क्या समस्या है? क्या समस्या है? और यही मैं जेनोसाइड का रिवर्सल होना जरूरी है, वहां पे हथियारों के खिलाफ मुकदमे चलना जरूरी है, जस्टिस को आना जरूरी है। आप बंदूक के बल। जी मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया है और ये बात गंभीर है कि परिस्थिति जहां है वहां डायलॉग होने की हालात दिख नहीं रहे हैं। जो जिम्मेदार है वो कैसे इसका इलाज करे, ये पूरा देश जानना चाहता है। और अब दरअसल विपक्ष में बैठे हुए लोग तो सिद्धांत और आइडिया दे सकते हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों से तो एक्शन दिखना चाहिए। आज जो सवाल हमने पूछा कि क्या विशेष दर्जा खत्म करने से कश्मीर समस्या हल हो जाएगी, 73% लोगों का कहना है हाँ, 27% लोग मानते हैं ना। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का यहां आने के लिए, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।